हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी सुमन अग्रवाल वेलकम्स यू इन माई चैनल कॉमर्स की दुनिया। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एंड उसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है उसके बारे में। आज की जनरेशन में ट्रांजैक्शन बहुत अलग तरीके से होने लगे हैं। आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर में। डिजिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स अपने गुड्स और अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और एक बायर एज पर हिज स्पेसिफिकेशन, एज पर हिज रिक्वायरमेंट उन गुड्स और सर्विसेज को अवेल कर सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एक डिजिटल मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड हम ट्रांजैक्शन करते हैं। हम घर बैठे बैठे आज के डेट में खाना मंगाते हैं, घर बैठे बैठे हम कपड़े खरीद लेते हैं, घर बैठे बैठे हम कैब बुक कर लेते हैं। हमें इसके लिए फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ता और आज के यूथ को ये फैसिलिटी बहुत अच्छी लगती है। ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट ई कॉमर्स। नाउ व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर? E-commerce operator is defined under section 245 of CGST Act, and it says that any person who owns, operates or manage digital facility or digital platform for the purpose of e-commerce, then that person is e-commerce operator. What does it means? हमने कहा मार्केट होता है। इस मार्केट को जो ओन करता है या ऑपरेट करता है या फिर इसे मैनेज जो करता है वो होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। इन सिंपल टर्म, फॉर एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट, ओयो, ट्रिवागो, मेक माई ट्रिप्स, ऑल दिस आर ई कॉमर्स ऑपरेटर। दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर ना तो कोई पर्टिकुलर गुड्स ना ही कोई सर्विस एक कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है, ना ही सप्लाई कर रहा होता है। तो ये एक्चुअल में कर क्या रहा होता है? दे आर अ मीडियम और अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेलर और बायर आपस में मिल सके, इंटरेक्ट कर सके बाय वे ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसके माध्यम से ये बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं। अब ये भी है कि ये गुड्स भी नहीं दे रहे हैं, ये भी है कि ये सर्विस भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या इनमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता? जीएसटी एक्ट के अंदर में ई कॉमर्स ऑपरेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लायबिलिटीज अंडर सेक्शन 95 एंड लायबिलिटीज अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 को हम पहले डिस्कस करते हैं। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 कहता है कि गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई सर्टेन सर्विसेज ऑन विच जीएसटी विल बी पेड एंड लायबिलिटी ऑफ दिस एक्ट विल बी फुलफिल्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ that particular service is provided through e-commerce operator। हम नोटिस करेंगे कि सेक्शन 9(5) ये कहता है गवर्नमेंट में नोटिफाई सर्विसेज। गवर्नमेंट सिर्फ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में, जहां पे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कर सकती है जीएसटी पे करने के लिए, प्लस जीएसटी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज है उसको फुलफिल करने के लिए भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही लायबल किया जाएगा। अब ये क्या है? ये क्या सर्विसेज हैं जिसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे टैक्स? सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में 3 ऐसी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, सिर्फ और सिर्फ 3 सर्विसेज को, और इन सब के अलावा कोई और गुड्स या कोई भी सर्विसेज हैं तो वो सब की सब कवर हो जाती है सेक्शन 52 में, जिसे हम बाद में देखेंगे।
तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की पहली सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय वे ऑफ मोटर कैब, मोटरसाइकिल, रेडियो टैक्सीज एक्सेट्रा। यहाँ पे ये कहता है कि हम पैसेंजर जो उबर की सर्विस लेते हैं, हम ओला की जो सर्विसेज लेते हैं, जो हम ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम एज अ पैसेंजर जो भी सर्विसेज ऑनलाइन ले रहे हैं, उसमें जीएसटी की पेमेंट की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होगी। इन दिस सिचुएशन इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड और नॉट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, उसकी इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए वो लायबल नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। हमारी सेकेंड सर्विस है रेंटिंग ऑफ एकोमोडेशन बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे ये कहता है कि मेरे पास मान लो एक होटल है और मैं थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे हूँ, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, मैं जीएसटी के लिए लायबल नहीं हूँ, और मैंने वो होटल को ओयो के थ्रू, ट्रिवागो के थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू अवेलेबल किया हुआ है, लोगों के लिए ओपन किया हुआ है, और कुछ बुकिंग्स वहाँ से होती है। तो उस कंडीशन में मैं तो अनरजिस्टर्ड हूँ, मेरी सर्विस तो वैसे भी जीएसटी के लिए लायबल नहीं होती। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये एनालाइज किया कि बहुत सारे अनरजिस्टर्ड डीलर्स, अनरजिस्टर्ड होटेलियर्स अपनी सर्विसेज को ओयो, ट्रिवागो के थ्रू या ऐसे किसी मीडियम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इस सिचुएशन में उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल कर दिया कि वो जीएसटी गवर्नमेंट को दे। इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है और वो अपनी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहा है, जीएसटी की लायबिलिटी विल बी ऑन दैट पर्सन एंड नॉट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। डबल टू रजिस्टर्ड मतलब अगर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो गया और मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इन दिस सिचुएशन भी मैं लायबल हूँ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। और मैंने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई किया तो भी मैं बच नहीं सकती हूँ। मैं रजिस्टर्ड रहूँ या लायबल टू रजिस्टर्ड रहूँ, इन दोनों ही सिचुएशन में जीएसटी की लायबिलिटी मेरे ऊपर होगी, ना कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर में। हमारी तीसरी सर्विस है सर्विस बाय अनरजिस्टर्ड प्लम्बर, हाउसकीपर एक्सेट्रा। ये पूरा सेम है एज ए होटल बिजनेस, जैसे हमने पढ़ा एकोमोडेशन के केस में, ठीक पूरा वैसे एक प्लम्बर, एक हाउसकीपर, ऐसी छोटी छोटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो अनरजिस्टर्ड है। तो उस सिचुएशन में जीएसटी की लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में आएगी, ना कि जिसने सर्विस प्रोवाइड की है उसके ऊपर। और सेम वही प्रोविजन है, इफ अ पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर देन ऑल्सो लायबिलिटी टू पे टैक्स विल बी ऑन दैट पर्सन, नॉट ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैं अगर रजिस्टर्ड हूँ और मैं अगर लायबल टू रजिस्टर्ड हूँ सेक्शन 22, इन दैट सिचुएशन liability to pay GST will be on me and not on e-commerce operator। सेक्शन 9(5) की दो प्रोविजोज हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। एक प्रोविजन में लिखा हुआ है, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर does not have a physical presence in India, then his representative will be liable for the payment of GST and for fulfillment of all other provisions of GST। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उस पर्सन को जीएसटी की लायबिलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी, जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में, जो कि दूसरे पर्पस के लिए अपॉइंटेड है, उस पर्सन को ही हम जीएसटी के लिए लायबल करेंगे। सेकेंड प्रोविजन ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, इन दैट सिचुएशन ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। सेक्शन 9(5) इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारा दूसरा सेक्शन कवर करते हैं, सेक्शन 52। दोस्तों सेक्शन 52 ये कहता है कि कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज अदर देन
दोज 3 सर्विसेज। सेक्शन 52 में ये कहता है कि ऑल गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट 3 सर्विसेज विच आर ऑलरेडी नोटिफाइड, वो 3 सर्विस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनके अलावा अगर कोई भी सर्विसेज या कोई भी गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड हो रही है, इन दैट सिचुएशन जीएसटी की लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की नहीं है। इन दैट सिचुएशन ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज़ टू collect TCS on the payment collected by it। नॉर्मली जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन अमेज़ॉन के थ्रू करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हम जो पेमेंट करते हैं हम पहले अमेज़ॉन को करते हैं, ना कि हम उस सेलर को करते हैं। जो भी कलेक्शन वो कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से उसे टैक्स काटना होता है, जीएसटी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स काट के ही वो बाकी पैसा सप्लायर को दे सकता है। दोस्तों, हमने वो जो सेकेंड और थर्ड सर्विस पढ़ी थी जिसमें हमने कवर किया था अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन और अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग प्लम्बिंग जैसा हाउसकीपिंग सर्विसेज। तो जब रजिस्टर्ड हो जाता है वो पर्सन, उस केस में भी सेक्शन 52 एप्लीकेबल होता है। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने होटल प्रोवाइड किया हो, रूम प्रोवाइड किया हो, या किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने प्लम्बिंग की सर्विस दी हो, इन दैट सिचुएशन टैक्स की लायबिलिटी तो सप्लायर की ही रहेगी, लेकिन ईसीओ को उसमें से टीसीएस काटना होगा। सेक्शन 9(5) में रजिस्ट्रेशन लेना ईसीओ के लिए कंपलसरी है फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और जो भी रिटर्न्स होंगे मंथली या क्वार्टरली, वो रिटर्न्स भी कौन फाइल करेगा? ईसीओ। लेकिन सेक्शन 52 में रिटर्न्स फाइल करने की लायबिलिटी, जीएसटी की लायबिलिटी, ये सारी लायबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की होती है। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।